हाय दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 403 और 404 जो बात करता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की, यानी कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। तो आइए स्टडी करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 403 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि धारा 403 बात करता है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। तो आइए समझते हैं कि संपत्ति का बेईमानी से यदि किसी के द्वारा दुर्विनियोग किया जाता है तब उसे क्या सजा दी जाएगी, उस पर क्या महत्वपूर्ण इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 403 of the Indian Penal Code, whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine और विथ बोथ। यानी कि धारा 403 भारतीय दंड संहिता की संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के बारे में बात करता है, उसकी सजा के बारे में बात करता है। तब भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अनुसार जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर लेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए समझते हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, यानी कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं। According to section 403 of the Indian Penal Code, there are following essential element of criminal misappropriation. First, dishonest misappropriation or conversion of property for a person's own use and such property must be movable, यानी कि किसी के द्वारा बेईमानी से किसी की दूसरी संपत्ति को, यानी कि दूसरे की संपत्ति को अपने लिए प्रयोग कर लेता है या उसे अपने लिए उसका कन्वर्जन कर लेता है और ऐसी संपत्ति चल संपत्ति है, तब यह कहा जाएगा कि उसने संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया। आइए इलस्ट्रेशन समझते हैं। दृष्टांत, तो पहला दृष्टांत है ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड out of jet consent, out of jet possession in good faith, believing at the time when he takes it that the property belongs to himself. A is not guilty of theft, but if A, after discovering his mistake, dishonestly appropriates the property to his own use, A is guilty of an offense under this section. यानी कि क जो है एक दूसरे की संपत्ति को उठाता है और जब वह संपत्ति उठाता है तब उसको यह विश्वास होता है कि वह संपत्ति उसी की है और वह सद्भावनापूर्वक अपने कब्जे में ले लेता है, तब जो है क चोरी का दोषी नहीं है। किंतु जब बाद में उसे यह पता चलता है कि नहीं, मैंने गलती से किसी और की संपत्ति ले ली थी और जानने के बाद भी उस संपत्ति को अपने लिए उसका प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा या अपने लिए उसको रख लेता है, तब यह कहा जाएगा कि उसके द्वारा संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया गया है। दूसरा इलस्ट्रेशन है A being on friendly terms with Z goes in Z library in Z's absence and takes away a book without Z's express consent. Here, if A was under the impression that he had Z's implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft. But if A afterwards sells the book for his own benefit, he is guilty of an offense under this section. यानी कि क जो यह का मित्र है, यानी कि एक व्यक्ति जो अपने मित्र की लाइब्रेरी में जाता है जब उसका मित्र अनुपस्थित रहता है और उसकी अभिव्यक्त सम्मति के बिना वहाँ से एक पुस्तक ले लेता है। यहाँ यदि उसके मित्र का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए वह उसकी पुस्तक को ले जा सकता था, किंतु
जब बाद में उसके द्वारा वह पुस्तक को लेके जाया गया अपने घर, तब जो है यदि बेईमानी से वह पुस्तक उसके द्वारा बेचकर अपने लिए कुछ खरीद लेता है या अपने लाभ के लिए उस दोस्त के पुस्तक को बेच देता है, तब यह कहा जाएगा कि उसने संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया है। तीसरा इलस्ट्रेशन है, A and B being joint owner of a horse, A takes the horse out of B's possession intending to use it. Here, as A has right to use the horse, he does not dishonestly misappropriate it. But if A sells the horse and appropriates the whole process to his own use, he is guilty of an offense under this section. यानी कि क और ख एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं, यानी कि एक घोड़े के दो मालिक हैं, क और ख। क उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से ख के कब्जे में से उसे ले जाता है, यानी कि एक मालिक के द्वारा जब उस घोड़े को लेके जाया जाता है, तब यहाँ क को उस घोड़े को उपयोग में लाने का अधिकार है, क्योंकि उस घोड़े का संयुक्त स्वामी वह भी है, इसलिए वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग अभी नहीं है। किंतु यदि वह क जो है यानी कि एक मालिक उस घोड़े को बेच देता है और संपूर्ण दाम जो है खाली अपने रख लेता है, यानी दूसरे संयुक्त स्वामी को नहीं देता है उसका हिस्सा, तब यह कहा जाएगा कि उसके द्वारा भी संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज अ मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना भी इस धारा के अंतर्गत दुर्विनियोग माना जाएगा। आइए इसे समझते हैं। A finds a government promissory note belonging to Z bearing a blank endorsement. A, knowing that the note belongs to Z, places it with a banker as security for a loan, intending at a future time to restore it to Z. A has committed an offense under this section. आइए इसको समझते हैं। को जो एक सरकारी वचन पत्र मिलता है जो ब्लैंक है, लेकिन उसे पता है कि यह किसका जो है प्रॉमिसरी नोट है, जानते हुए उसे एक बैंकर के पास प्रतिभू के तौर पर रख देता है। और यह उसकी सोच है कि जब जो है हमारा यह टर्म पूरा हो जाएगा तब यह प्रॉमिसरी नोट हम उसको लौटा देंगे। यानी कि यदि कोई हमारी संपत्ति क्षण भर के लिए भी अपने प्रयोग के लिए यूज करता है बिना हमारी सम्मति के, तब जो है वह क्षण भर भी पर्याप्त होगा उसके इस कार्य को अपराध बनाने के लिए। एक्सप्लेनेशन 2 की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन 2 में क्या लिखा गया है। अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड टेक्स सच प्रॉपर्टी for the purpose of protecting it for or of restoring it to the owner does not take or misappropriate it dishonestly and is not guilty of an offense, but he is guilty of an offense above defined if he appreciates it to his own use when he knows or has the means of discovering the owner, or before he has used reasonable means to discover and give notice to the owner and has kept the property for a reasonable time to enable the owner to claim it। यानी कि जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पड़ी मिल जाती है जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे देने प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी संपत्ति को लेता है, वह न तो बेईमानी से उसे लेता है और न बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, और इस तरीके से वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। किंतु यदि यह जो है अभी जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की परिभाषा दी गई है उसके तहत दोषी होगा यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने के साधन रखते हुए
अथवा उसके स्वामी को खोज निकालने और सूचना देने की युक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी मांग करने को समर्थ करने के लिए उस संपत्ति को युक्त समय तक रखने के पूर्व ही उसको अपने लिए विनियोजित कर लेता है, अपने लिए उसका प्रयोग कर लेता है, अपने लिए उस संपत्ति का यूज कर लेता है, तब भी जो है यह कहा जाएगा कि उसके द्वारा आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया गया है। What are the reasonable means or what is the reasonable time in such a case is question of fact। यानी कि ऐसी दशा में क्या युक्त साधन होगा जिसके माध्यम से उसके मालिक का पता लगाया जा सकता है और क्या युक्त समय होगा, यह दोनों तथ्य का प्रश्न होता है। It is not necessary that the finder should know who is the owner of the property or that any particular person is the owner of it. It is sufficient if at the time of appropriating it, he does not believe it to be his own property or in good faith believe that real owner cannot be found। यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय यानी कि जब उसका यूज किया जा रहा है उसके द्वारा या उसके द्वारा उसका क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन किया जा रहा है, उसे यह जानकारी है, उसे ऐसा विश्वास नहीं है कि जो बेच रहा है यानी कि वह अपराधी उसकी अपनी संपत्ति है, या सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि उसका जो है असली स्वामी नहीं मिल सकता है। इलस्ट्रेशन समझते हैं। A finds a rupee on the high road, not knowing to whom the rupee belongs. A picks up the rupee. Here A has not committed the offence defined in this section। यानी कि क को राजमार्ग पर 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया गिरा पड़ा मिलता है, यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है, क उस रुपये को उठा लेता है। यहाँ अभी उसके बेईमानीपूर्ण आशय का कोई बात नहीं किया गया है, उसके डिसऑनेस्ट इंटेंशन का कोई बात नहीं किया गया है, क्रिमिनली मिसएप्रोप्रिएट करने के लिए कोई बात नहीं की गई है। उसके द्वारा अभी मात्र राजमार्ग पर गिरा हुआ पड़ा हुआ 1 रुपया उठाया गया है, इसलिए अभी इसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। दूसरा, A finds the letter on the road containing a blank note from the direction and contents of the letter he learns to whom the note belongs. He appreciates the note, he is guilty of an offence under this section। यानी कि क को एक जो व्यक्ति है क, उसको सड़क पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और उसके पते से, उसके विषय वस्तु से उसे यह ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। वह जानते हुए कि यह नोट किसका है, उस नोट का अपने लिए विनियोग कर लेता है, अपने लिए उसका यूज़ करता है, तब वह इस धारा के तहत यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग के अपराधी है। तीसरा इलस्ट्रेशन है। A sees Z drop his purse with money in it. A picks up the purse with the intention of restoring it to Z, but afterwards appropriates it to his own use. A has committed an offence under this section। यानी कि यह जो है एक व्यक्ति के द्वारा देखता है कि एक व्यक्ति के पॉकेट से उसका पर्स गिर रहा है। जब उसके द्वारा गिरे हुए पर्स को उठाया जाता है उस वक्त उसका यह आशय था कि उस व्यक्ति को वापस कर देगा, किंतु बाद में उसका विचार बदल जाता है और उस पर्स के पैसे को अपने लिए यूज कर लेता है, अपने लिए उसका विनियोजन कर लेता है, अपने लिए उसे विनियोजित कर लेता है। तब यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध को किया गया है। आइए अब देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 404।
जो बात करता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी कि ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। यानी कि कोई व्यक्ति मरा हुआ है, उस मरे हुए व्यक्ति के कब्जे से यदि कोई संपत्ति लेता है तब उसके लिए क्या दंड की व्यवस्था की गई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 404 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use property, knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person's decease and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession, such possession shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine, and if the offender at the time of such person's decease was employed by him as the clerk or servant, the imprisonment may extend to 7 years। यानी कि धारा 404 बात करती है ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की उसके मृत्यु के समय कब्जे में थी। जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी से उसका दुर्विनियोजन कर लेता है, उसको दुर्विनियोजित करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि वह अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था, यानी कि लिपिक या सेवक के द्वारा मरे हुए व्यक्ति से कोई संपत्ति लेकर उसका दुर्विनियोजन किया जाता है, तब उस दशा में कारावास की अवधि 7 वर्ष तक की। इलस्ट्रेशन देखते हैं। जेड डाइज इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी। हिज सर्वेंट ए बिफोर द मनी कम्स into the possession of any person entitled to such possession dishonestly misappropriates it, A has committed the offence defined in this section। यानी कि यह के कब्जे में फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है, उसका सेवक का उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो ऐसे कब्जे का हकदार है बेईमानी से उसका दुर्विनियोग कर लेता है, तब क के द्वारा यह 404 के तहत अपराध माना जाएगा। यानी कि यह कहा जाएगा कि उसके द्वारा ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया गया है जो मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, और चूँकि यह सेवक था इसलिए जो इसको सजा दी जाएगी वह कारावास जो अधिकतम 7 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। आइए अब केस लॉ की बात करते हैं। रामदयाल 1886 का केस है, तो आइए समझते हैं कि रामदयाल के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस अ गर्ल ए फाउंड अ गोल्ड नेकलेस एंड सी हैंडेड इट ओवर टू अनदर गर्ल सी। यानी कि एक लड़की जो है एक गले का हार पाती है जिसके द्वारा एक दूसरी लड़की को उठा के, जैसे एक छोटी सी बच्ची पाई और नेकलेस था गोल्ड का, तो उसे तो पता था नहीं, उसने दूसरी लड़की को पकड़ा दिया, ये लो। बट बाद में क्या होता है कि बी ब्रदर ऑफ ए रिप्रेजेंटेड टू सी दैट द नेकलेस बिलोंग टू अ मैन ऑफ हिज एक्विटेंस। यानी कि जो पहली लड़की वह गले का हार पाई थी उसका भाई तब तक आ जाता है और उस दूसरी वाली लड़की को कहता है कि यह गोल्ड नेकलेस जो है, जो गले का हार है, वह मेरे जानने वाले का है, अतः इसे तुम मुझे दे दो। तब तक जो है पुलिस आ जाती है, पुलिस उस भाई से पूछताछ करती है। उसने बोला था, उसने पुलिस को भी यही स्टेटमेंट दिया कि नहीं, यह जो है हार उसके जानने वाले का है, यह किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है, जबकि वाकई में वह हार किसी अन्य का था। तब यहाँ उसका इंटेंशन समझिए
कि उसका यह कहना था, उसका यह आशय था, उसकी यह सोच थी कि इसे अपने परिचित का बता के अपने लिए इसका यूज़ करेगा, अपने लिए उसका दुर्विनियोग करेगा। पुलिस को इस बात का पता चल जाता है और उसे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए दंडित किया जाता है, क्योंकि उसका आशय था कि वह दूसरे की संपत्ति को अपना बता के, चाहे उन दूसरे लोगों को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा था कि वह जो गोल्ड नेकलेस था, जो गले का हार था, वह उसी के किसी जानने वाले व्यक्ति का है, वह इसलिए जो है उसी के कब्जे में वह गोल्ड नेकलेस रहने दिया जाए। और यह जो है बेईमानी से ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए जो है उसे इस केस में यह क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के अपराध के लिए दंडित किया गया। द रिप्रेजेंटेशन वेयर प्रूव्ड टू बी अनट्रू टू द नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड बी, ही वॉज देयरफॉर हेल्ड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। तो ये आज हम लोगों ने स्टडी किया संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में। 403, 404 ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की उसकी मृत्यु के समय उसी के कब्जे में थी, और उस संपत्ति का यदि किसी के द्वारा दुर्विनियोग किया जाता है या उसके सेवक या उसके लिपिक के द्वारा उस संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाता है, तब जो है उसे क्या सजा दी जाएगी। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।